Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Today we are going to solve fourth question of dissolution of partnership firm. Let us see the question first. Here is your question. Take the screenshot of the question or make the changes in the government textbook. This is your question number 6 on page number 246. Now let us start with the marking of the question. In dissolution, always you have to read the last line first, that what has been asked in the question to prepare. क्या लिखा है? Show realization account, partners capital account and bank account. Okay, so हमें ledger accounts बनाने हैं. Now let us start with the marking. Question number 4, Sangeeta, Anita and Smita were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1. तो ये हमारा क्या है? Profit sharing ratio. इसे हम underline कर देते हैं. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. नाउ बैलेंस शीट हमें दिया है तो उसे हम मार्क करते हैं. सबसे पहले हमें क्या दिया है? कैपिटल दिया है. अब यहाँ पे हमें लेजर बनाना है तो लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्किंग करेंगे कि इसका पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा. एज एट द टाइम ऑफ लेजर दिस बैलेंस शीट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस एज अ ट्रायल बैलेंस. तो यानी इसका एक ही इफेक्ट जाएगा. सो कैपिटल अकाउंट विल गो टू पीसीसी, partners capital account credit side as by balance brought down. Then Sandhya's loan. Now Sandhya is not a partner. हमारे पार्टनर का नाम है संगीता, अनीता और स्मिता. तो Sandhya's loan क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, आउटसाइडर लायबिलिटी हो गया. सो आउटसाइडर लायबिलिटी लेजर में कहा भी जाता है? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. देन Joint Life Policy Fund. Now, Joint Life Policy Fund is also a special provision against assets like RDD. So, जितने भी special provisions है against assets that will be transferred to realization credit side. Then Sundry Creditors is an external liability. तो वो भी रिलेशन क्रेडिट में जाएगा. बिल्स पेबल भी रिलेशन क्रेडिट में जाएगा. नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट. सो अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो देखा है, दैट इज वीडियो नंबर 4. In that question also bank overdraft was given, but in the question they had asked cash account और assets में भी cash दिया था. ओके, सो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला था, कैश बैलेंस दिया था, तो उस वक्त हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसिडर करके रियलाइजेशन में डाला था. बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड बैंक अकाउंट and on asset side there is no bank balance. So in this case bank overdraft will be considered as an opening balance of bank account. So ये opening balance consider होगा और ये कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट है. सो लायबिलिटीज ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस. तो बैंक में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑलराइट, नाउ एसेट साइड में हमें क्या दिया है? लैंड. सो जितनी भी रियलाइजेबल एसेट्स है वो कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पे हम आरडी मेंशन करेंगे, पेटेंट्स भी, गुडविल भी रिलेशन डेबिट में जाएगा, डेटर्स भी रिलेशन डेबिट में जाएगा. जॉइंट लाइफ पॉलिसी. नाउ ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक कंबाइंड उन्होंने और यू कैन से जॉइंट उन्होंने एक लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला होता है और उसी से रिलेटेड ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है. यानी कि उसका जो प्रीमियम पे करना है उसके लिए उन्होंने एक फंड बनाया है जिसके लिए वो पैसा साइड में रखा गया है टू पे द प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी. सो ये पॉलिसी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा एज इट इज अ रियलाइजेबल एसेट. देन लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो भी रिलेशन अकाउंट कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड. ओके, नाउ लेट अस मार्क द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो द बैलेंस शीट. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज. First, assets realized as land was realized at 30,000 less than its book value. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लैंड है वो हमें बुक वैल्यू से 30,000 कम में रियलाइज हुआ है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड? 2,10,000 है, उसमें से 30,000 हमें कम मिला. सो दैट मीन्स वी रियलाइज 1,80,000 फॉर लैंड. तो जितना हमें रियलाइज हुआ है वो हमें लिखना है. देन गुडविल फॉर 75,000. सो उसका सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे दिया है. लोन्स एंड एडवांसेस रियलाइज्ड ₹22,000. तो ये भी हमें अमाउंट दे दिया है. 10% ऑफ द डेट्स प्रूव्ड बैड. इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटर्स है उसमें से 10% क्या हो गया है? प्रूव्ड एज बैड, यानी कि वो बैड डेट्स हो गया है. इसका मतलब कि 10% के अलावा जितना भी अमाउंट है वो हमें रियलाइज्ड हो चुका है. सो डेटर्स का वैल्यू कितना है? 1,25,000 है. उसमें से हमें 10% माइनस करना है, यानी कि 12,500. इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस. सो दैट मीन्स वी विल रियलाइज 1,12,500 फॉर द डेटर्स. इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन में ही अमाउंट लिख दीजिए, वॉट एवर यू हैव रियलाइज्ड. सो डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पासिंग द एंट्रीज
we can quickly just note it down the amounts. Okay, and joint life policy was surrendered, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी हमने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर किया तो हमें जो भी सरेंडर वैल्यू है वो रियलाइज्ड होगा। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नीचे हमें ब्रैकेट में दिया ही है एट सरेंडर्ड वैल्यू। सो व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू इज 20,000, सो दैट वी रियलाइज्ड, तो हमें पूरा 20,000 मिल गया है इसका मतलब। ठीक है, सो ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ, एसेट्स रियलाइज्ड का हुआ। तो एसेट्स रियलाइज्ड हुआ मतलब पैसा आया, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। सो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, टू क्या होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Second adjustment, Sangeeta took patents at the book value. This is an asset taken over by partner. So partner asset लेके जा रहा है, तो partner is the debit the receiver. So PCD, partner's capital account debit to realization credit. Then third adjustment, creditors and bills payable paid at 5% discount. यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में से हमें दोनों में से 5% क्या करना है, माइनस। सो लाइक अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन हियर वी कैन मेंशन द अमाउंट व्हिच वी आर गोइंग टू पे टू द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। सो 1,20,000 इज द अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर्स, तो उसका 5% यानी कि 6,000 होगा। तो 6,000 अगर हम माइनस करते हैं तो क्रेडिटर्स को हमें कितना पे करना है, 1,14,000 एंड बिल्स पेबल का वैल्यू है 20,000, तो उसका 5% मतलब 1,000 होगा। सो we will pay 19,000 for bills payable. Now it is not necessary that you mention the amount over here. At the time of solving the question also, there also you can do the calculation. So liabilities has been paid. So what will be the entry? Realization account debit to bank account. Because हमारे पास से पैसा गया and debit all expenses and losses. Now fourth adjustment, Sandhya's loan was discharged along with ₹6,000 as interest. यानी कि संध्या का लोन हमें डिस्चार्ज तो किया बट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, यानी हमने इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट किया, तो ये 6,000 लोन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि संध्या का जो लोन है वो 1,20,000 है, सो अलॉन्ग विद दिस इंटरेस्ट इट विल बिकम 1,26,000। तो यहाँ पे हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है बट वी आर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी एट द हायर वैल्यू। ओके, बट हमें तो वही प्राइस रिकॉर्ड करना है जो हमने पे किया है। बट व्हाट विल बी द एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज हमारे पास से पैसा क्या हुआ, गया। सो लाइक दिस यू कैन मेंशन ओवर हियर एज वेल that you are going to pay 1,26,000 altogether. Alright. Then fifth adjustment. There was a contingent liability in respect of bills of rupees 1 lakh which was under discount. Out of them, a holder of one bill of rupees 20,000 became insolvent. Now here you have to understand the concept of bills of exchange as well. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, there was a contingent liability. अभी आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का तो मीनिंग पता ही है, ऐसी लायबिलिटी जो पेएबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसका छोटा सा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं सीखा है या अब तक नहीं आता है, और मैंने भी अभी तक उस चैप्टर को सिखाया नहीं है, सो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफिंग देना चाहूंगी कि जब भी बायर और सेलर के बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, राइट, सो जो सेलर है एक ड्राफ्ट बनाता है जिसमें वो मेंशन करता है कि इतना अमाउंट इतने टाइम के बाद ये पर्सन मुझे पे करेगा, या मैं जिसको बोलूंगा उसको वो पे करेगा, और वो दोनों बायर और सेलर उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को साइन करते हैं। जब वो दोनों पार्टीज उसे साइन करते हैं, उसमें डेट आ जाता है, रेवेन्यू स्टैंप आ जाता है, तो इट becomes a legal document, और वो legal document will be treated as an asset। उसी को क्या बोला जाता है, bills receivable for the seller, यानी सेलर के लिए वो क्या बन जाता है, bills receivable, और बायर के लिए वो क्या बन जाता है, बिल्स पेएबल। सो अब यहाँ पे संगीता, अनीता और स्मिता की जो फर्म है उन्होंने 1 लाख रुपए के ऐसे कुछ टोटल बिल्स बैंक के साथ डिस्काउंट कराए थे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि बिल आपका क्या बन जाता है, प्रॉपर्टी बन जाता है, आपका एसेट बन जाता है। बट अभी आपने जो बिल्स बना दिए एक बार, अगर कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, बट अभी बिल में जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया है कि 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो उससे पहले तो हम बायर से पैसा मांग सकते नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम अपनी बैंक को अप्रोच करेंगे
और बैंक को बोलेंगे कि सी आफ्टर 2 months दिस अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव, तो आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो, हम इसको मॉर्गेज करते हैं, हम इसको गिरवी रखते हैं और उसके बदले में जो भी थोड़ा बहुत ब्याज होता है, यानी कि उसे डिस्काउंट बोला जाता है, वो काट के आप हमें पैसा दे दो। तो यानी हमने 1 लाख के बिल्स बैंक को दे दिए और उसके बदले में हम पैसा ऑलरेडी ले चुके हैं। ऑलराइट, अब जब वो हमारे बायर्स हैं, वो पैसा किसको चुकाएंगे? हमारी बैंक को चुकाएंगे। बट उसमें से एक जो पर्सन था जिसका 20,000 का बिल था, वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया, यानी हमारा एक बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो पर्सन बैंक को 20,000 रुपया चुकाएगा नहीं। तो बैंक किसको जानती है? हमें जानती है, राइट? सो बैंक ने हमें अप्रोच किया, तो वो 20,000 रुपए हमें चुकाने पड़ेंगे बिकॉज हमारे बायर ने नहीं दिए। ऑलराइट, सो 1 लाख रुपीज हमारी लायबिलिटी नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि 1 लाख का हमने बिल डिस्काउंट किया, लेकिन उसमें से एक जो हमारा बायर है वो 20,000 रुपीज पे कर सका नहीं, तो वो 20,000 अभी हमें बैंक को चुकाने हैं। तो इट इज एज गुड एज वी आर पेइंग द लायबिलिटी। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 20,000 जो हमारा एक बायर चुका पाया नहीं। तो ये 20,000 का हम एंट्री पास करेंगे एज इट इज अ लॉस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और हमारे पास से क्या हुआ? पैसा गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझा होगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक पॉइंट. You can just put a star mark over there in the textbook. So at the time of examination, you can refer to it. Alright. So let us start with the solving of the question. Prepare a format in your notebook. As we are supposed to prepare the ledger accounts. On the top right in the books of Sangeeta, Anita and Smita. यहाँ पे कोई पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं दिया है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट एट द कॉर्नर DR and CR, particulars amount, particulars amount. Then prepare a partner's capital account with the column of Sangeeta, Anita and Smita on both the sides and bank account. ये मैंने आपको पहले लेजर के वीडियो में भी बताया है कि on left hand side you are supposed to prepare realization account full page and on right hand side prepare partner's capital account and bank account. For partner's capital account you need 8 to 9 lines and for bank account you need 9 to 10 lines. लेजर पूछा है तो जितना आमने सामने के पेजेस पे होगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो आई होप आपका फॉर्मेट रेडी हो गया होगा। लेट अस स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड फर्स्ट। सबसे पहले हमें दिया है कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000 एंड 30,000। देन संध्यास लोन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ये वगैरह सब हमें रिलेशन क्रेडिट में ही ट्रांसफर करना है, बट जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसे हम सन्ड्री लायबिलिटीज के हेडिंग में लिखेंगे। सो संध्यास लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल विल मेंशन ऑल टुगेदर बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। उसी के नीचे लिखे संध्यास लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। 1,20,000 ऑफ संध्यास लोन, 1,20,000 ऑफ क्रेडिटर्स एंड 20,000 फॉर बिल्स पेएबल. So total will be 2,60,000 in the outer column. और joint life policy fund is a special fund against assets. तो उसे हम लोग अलग से यहाँ पे दिखाएंगे by joint life policy fund. सीधा outer column में जाएगा 20,000. Now यहाँ पे बैंक overdraft दिया है. So as we discussed in the question, ये हमारा opening balance बन जाएगा और बैंक overdraft है इसलिए वो credit balance represent करता है. So by balance brought down 5,000 outer column में जाएगा. Okay, so we are done with the posting of the liability side. Now we'll start with the assets. जितने भी assets है वो सभी हमें रिलेशन में ट्रांसफर करना है. So रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्री assets, land, patents, goodwill, debtors, joint life policy, loans and advances. 2,10,000 land का, 20,000 patents का, 15,000 for goodwill, 1,25,000 for debtors, joint life policy का अमाउंट है 20,000 and loans and advances का 25,000. In the outer column will be 4,15,000. So assets का भी posting हो चुका है. Now let us start with the adjustments. Now सबसे पहले हमें क्या दिया है? Assets realized है. So ये जितनी भी assets realized हुई है उसका entry क्या होगा? Bank account debit to relation credit. So we'll pass the entry. अभी adjustments है तो उसका दो effect होगा, right? So at the time of ledger posting we have to remember same account, same amount, same side, but the name should be opposite. तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट अभी हम लोग यहाँ पे रिलेशन में उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद टोटल जो आएगा वो वहाँ पे लिख देंगे. तो यहाँ पे लिखना है बाय बैंक अकाउंट रिलेशन क्रेडिट में क्या रियलाइज किया हम लोगों ने? लैंड 1,80,000 रियलाइज हुआ उसका. गुडविल 75,000 रियलाइज हुआ.
लोन्स एंड एडवांसेस 22,000 रियलाइज्ड हुआ। डेटर्स उसमें से 10% बैड डेट्स हो गया था, सो वी रियलाइज्ड 1,12,500 एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी वी रियलाइज्ड एट द सरेंडर वैल्यू, so that was 20,000. So total in the outer column will be 4,09,500. this much we realized. So यही सेम वैल्यू हमें यहाँ पे बैंक में भी लिखना है 4,09,500. ऑलराइट, तो ये एसेट्स रियलाइज का एंट्री हो गया. देन सेकेंड एडजस्टमेंट, संगीता टुक पेटेंट्स एट द बुक वैल्यू. सो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे हमें लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. संगीता टुक ओवर पेटेंट्स और पेटेंट्स का बुक वैल्यू कितना है 20,000. बाकी दो पार्टनर्स के कॉलम में कोई भी वैल्यू आएगा नहीं. सो रिलेशन क्रेडिट में हमें लिखना है बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 20,000. ब्रैकेट में लिखना है पेटेंट्स टेकन ओवर. थर्ड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट, यानी हम लायबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं. सेम वे फोर्थ एडजस्टमेंट में भी तो वही कॉन्सेप्ट है कि हम संध्या का लोन पे कर रहे हैं बट एट अ हायर वैल्यू, बट अल्टीमेटली वी आर पेइंग ऑफ लायबिलिटीज. फिफ्थ एडजस्टमेंट में भी वही चीज बता रहे हैं कि हमने 20,000 का क्या पे किया है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल. ऑलराइट, सो ये तीनों एडजस्टमेंट हम लोग एक साथ ही उसका एंट्री पास करेंगे. एज तीनों का कॉमन एंट्री है, दैट इज रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. सन्ड्री क्रेडिटर्स आफ्टर 5% डिस्काउंट विल पे 1,14,000. बिल्स पेबल ऑल्सो आफ्टर 5% डिस्काउंट विल पे 19,000. Sandhya's loan along with the interest will pay 1,26,000. Contingent liability for bill 20,000. So total will be 2,79,000 in the outer column. अब एंट्री है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 2,79,000 आउटर कॉलम में जाएगा. ऑलराइट, सो वी आर डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट्स. सारे लायबिलिटीज भी पे ऑफ हो चुके हैं. बैलेंस शीट में भी कोई लायबिलिटी नहीं बचा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी ना इंटरनल लायबिलिटी. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्लोजिंग ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे सो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 7,09,500 ऑन द क्रेडिट साइड, और अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे सो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 6,94,000 ऑन द डेबिट साइड. सो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है 7,09,500. सो मैं यहाँ पे टोटल में वो मेंशन कर देती हूँ. सो अगर आप 7,09,500 में से 6,94,000 माइनस करोगे so you will get the balance of 15,500 which is your realization profit, क्योंकि क्रेडिट का टोटल क्या है ज्यादा. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रिलेशन प्रॉफिट, संगीता, अनीता और स्मिता, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1. सो 15,500 को हमें 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो यू विल गेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6,200, 3,100. ओके, तो ये हमें डेबिट साइड में डिफरेंस मिला है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,200, 6,200 एंड 3,100. नाउ विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हम लोग संगीता का अकाउंट क्लोज करेंगे. सो क्रेडिट साइड ही हायर लग रहा है बिकॉज डेबिट में सिर्फ 20,000 है और क्रेडिट में 60,000 से अबव अमाउंट है, तो हमारा टोटल हो जाएगा 66,200. तो यही टोटल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. अब उसमें से 20,000 माइनस होगा, so we'll get the balance of 46,200. तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा, टू बैंक अकाउंट में जाएगा. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टू बैंक अकाउंट. देन अनीता का क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है बिकॉज डेबिट में कोई वैल्यू ही नहीं है. सो 46,200 यही अमाउंट डेबिट साइड पे हम मेंशन कर देते हैं, और यही अमाउंट हमारा बैलेंस भी आएगा बिकॉज देयर इज नथिंग टू माइनस, कुछ भी माइनस करने के लिए है ही नहीं. देन 33,100 स्मिता का टोटल होगा. सो यही हम लोग यहाँ पे डेबिट में मेंशन कर देते हैं, और डिफरेंस में भी यही अमाउंट आएगा बिकॉज यहाँ पे स्मिता में भी कुछ भी हमें माइनस करना नहीं है. सो ये हमारा जो तीनों पार्टनर्स का डिफरेंस है वो डेबिट साइड में आया है. तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में जाएगा ऑपोजिट साइड पे. तो यहाँ पे लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, संगीता, अनीता और स्मिता, 46,200, 46,200, 33,100. सो द टोटल विल बी 1,25,500 इन द आउटर कॉलम. और अगर आप बैंक अकाउंट का टोटल करोगे तो डेबिट साइड में तो आपको 4,09,500 दिख ही रहा है, एक ही अमाउंट है. तो यही आपका टोटल होगा क्रेडिट साइड का भी 4,09,500. क्रॉस चेक ऑल द टोटलिंग्स, डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू द सेम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.